नमस्कार, फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मोदी सरकार को एक वर्ष बीत गया। ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता याद आती है। एक बरस बीत गया, झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकी भरते सावन का अंतर्घट रीत गया। एक बरस बीत गया, अच्छे दिन के इंतजार में एक बरस बीत गया। रामचरण जी, बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जयपुर के सांसद रामचरण बोरा जी। रामचरण जी उन सांसदों में हैं जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जयपुर से जीत दर्ज की थी एक साल पहले आज के ही दिन। रामचरण जी, इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन एक साल का बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि एक साल आपका कैसे बीता। देखिए, जब से मैं चुनाव लड़के पार्लियामेंट में गया हूँ तो जयपुर के जो अहम मुद्दे हैं, एक जयपुर की रेलवे कनेक्टिविटी के बारे में आम आदमी की धारणा थी कि रेलवे कनेक्टिविटी ठीक हो, गांधीनगर रेलवे से सब रुकें, दुर्गापुरा स्टेशन पे सभी ट्रेनें रुकें, ताकि जो पहले जयपुर रेलवे स्टेशन था वो एक आबादी से सटा हुआ क्षेत्र था। आजकल गांधीनगर साइड में 80% जनता रहने लग गई, दुर्गापुरा साइड में 80% जनता रही, तो वहाँ से आने वाले व्यक्ति को पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और कंजेशन भी बढ़ रहा है रेलवे स्टेशन पर। तो हमने रेलवे मंत्री जी से बात की है, तो उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि गांधीनगर और दुर्गापुरा ये दोनों स्टेशनों पर सभी रेलें एक राजधानी को छोड़कर, ये दोनों गांधीनगर हो चाहे दुर्गापुरा हो, जयपुर जंक्शन की तरह डेवलप हो जाए। जयपुर जंक्शन की तरह, और जयपुर दुर्गापुरा को और गांधीनगर के लिए 3-3 करोड़ का उन्होंने बजट में घोषणा भी की। जब आप पिछले बार चुनाव प्रचार कर रहे थे तो क्या ये सबसे बड़ी समस्या आपको निकल के आई थी? मेरे को जब भी मैं प्रचार में गया, चाहे मालवीय नगर में गया हूँ चाहे वो सांगानेर साइड में गया हूँ, तो लोगों की एक था कि साहब हमारे यहाँ ट्रेनें रुके तो हमारे को एक सुविधा मिलेगी, तो उसी के तहत ही मैंने काम किया। और दूसरा, जो जयपुर का चार दीवारी क्षेत्र है वो रामगढ़ बांध उसका मुख्य पेयजल स्रोत था, और उसमें एशियाड खेल में नौकायान हुआ और आज की तारीख में वहाँ पर मिट्टी भरी हुई, पानी का एक बूंद भी नहीं है। तो ये मेरा एक अहम प्रोजेक्ट है और मैंने इस संबंध में सीएम साहब से, हमारे मुख्यमंत्री जी से बात की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि इस बांध को जरूर भरना है। तो रामगढ़ बांध जो मेज नदी से कालक इसका ईसरदा बांध को भर रहे हैं, ईसरदा से हम रामगढ़ बांध को पानी लाना चाहते हैं ताकि रामगढ़ पूरा भर जाए। उसके कैचमेंट एरिया में तो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, बिल्डर्स ने अतिक्रमण कर लिए, कॉलोनाइजर्स ने अतिक्रमण कर लिए और अवैध अतिक्रमण है। वो हाई कोर्ट ने बार बार कहा है और अतिक्रमण हटे भी हैं, और कुछ अतिक्रमण हैं तो जब पानी आने शुरू हो जाएगा तो अतिक्रमण हट जाएगा। तो मेरा पहला मेन जो मोटिव है कि 5 साल के अंदर अंदर जयपुर का जो रामगढ़ बांध है, जो मुख्य पेयजल स्रोत है, वो चार दीवारी के लिए मुख्य पेयजल स्रोत हो। ये कोई जुमला तो नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस तरह के जुमले बहुत करते हैं और अच्छे दिन के जुमले के चक्कर में सरकार में आ गए, आज तक अच्छे दिन नहीं आए। कहीं आपका ये कोई रामगढ़ बांध भी कोई जुमला तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का नदी जोड़ने का अभियान है, वो उसको उसी तहत इसको रामगढ़ को बांध को भी भरेंगे। और कालक बांध जो हजारों किसानों को खेती में पानी काम आता है, हमारा वाटर टेबल भी बढ़ेगा और हजारों किसानों को खेती के लिए पानी भी मिलेगा, तो हमारा किसान भी समृद्ध होगा और पेयजल को पानी भी मिलेगा। कब होगा ये मेरा अहम प्रोजेक्ट है और इसको जल्दी से जल्दी मैं पूरा, अगले चुनाव से पहले, अगले चुनाव के पहले इसको पूरा करूँ। पर एक बात है रामचरण जी, जनता को बड़े अच्छे दिन का इंतजार था और शुरू में आपने काफ़ी थोड़ी सी राहत भी दी थी, पेट्रोल और डीजल के दाम भी घटे थे, लेकिन अभी एक साल पूरा होता होता ऐसा करंट दिया आपने कि सारे अच्छे दिन काफुर हो गए। जहाँ अच्छे दिन का सवाल है तो साल भर पूरा हो गया। इस साल भर में पिछली जो यूपीए की सरकार थी उसमें आए दिन भ्रष्टाचार का कॉलम आए बिना नहीं रहता था, और करीब 12 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार उस कार्यकाल में हुए। हमारी सरकार को 365 दिन आज हुए हैं, एक भी मंत्री के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, एक भी किसी प्रकार का कोई करप्शन का मुद्दा आज तक आया नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार जो पहली सरकार है उसमें पैसा कम हुआ है, वो एक उसका कंट्रोल में दे रखा है, तो इसलिए जो भी ऑयल की रेटें बढ़ती है तो उसमें वो क्रूड ऑयल की रेटें बढ़ती है तो पैसा बढ़ जाता है, बाकी ऐसा नहीं है कि बढ़ गया तो घटा ही नहीं। पापा लोग ये कहते हैं रामचरण जी की क्योंकि शुरुआत में बड़ा दबाव था तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अच्छे दिन का एक शोकेस दिखाया और फिर वापस झटका दे दिया एक साल। नरेंद्र मोदी जी ने आते ही जनधन योजना चालू की और जनधन योजनाओं में 14
करोड़ अकाउंट जनधन योजना में खुले, गरीब आदमी उससे जुड़ा। आज आप देखें 100 करोड़ में करीब 13-14 करोड़ ही अकाउंट थे, बाकी गरीबों की कोई अकाउंट नहीं थे। और हमारी उम्मीद है कि 60,000 करोड़ अकाउंट खुलेंगे और जनता को उसका सीधा लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ 1 रुपये में पर मंथ 1 रुपये में 2 लाख का एक्सीडेंट बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 330 रुपये में उसका 2 लाख रुपए का मिलेगा। ऐसे ही अटल अन्वेषण पेंशन योजना, ये 3 योजना जो अभी एक चालू की है। रामचरण जी बचपन में ऐसे कहते थे कि कोई पैसे मांगता था तो वो कहता था कि बैंक में तो पैसे नहीं है, कंगाल बैंक का अकाउंट का चेक काट देता हूँ। तो ऐसे 14 करोड़ कंगाल अकाउंट को लेकर जनता जाएगी क्या? केवल अकाउंट से क्या उनके पूरा हो जाएगा? जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुले, उसे क्या फायदा जनता को? और जीरो बैलेंस पे अकाउंट, फिर भी हमारी देश की जनता ने, किसी ने 100 रुपये से अकाउंट खुलाया, किसी ने 500 रुपये से अकाउंट खुलाया, किसी ने 5,000 से अकाउंट खुलाया। भारतवर्ष की जनता स्वाभिमानी जनता है, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी के बढ़ते कदम है उसमें जनधन योजना लें, उसमें अटल पेंशन योजना लें, उसमें उस अकाउंट से जनता को क्या फायदा होगा जी? उस अकाउंट से जनता का क्या फायदा? कोई सरकार पैसे दे रही है उसमें गरीबों को? एक्सीडेंट बीमा, आज किसी का कोई अंगुली कट जाती तो उसको पैसा मिलेगा, किसी का हाथ कट जाता तो उसको पैसा मिलेगा, किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती तो उसके परिवार वालों को 2 लाख रुपया मिलेगा। अभी भी सरकार करती थी ना? नहीं, आज तक कहाँ किया? सहयोग करती थी ना, आज तक की ऐसी कोई योजना नहीं आई जो एक ठेठ बैठे गरीब आदमी के लिए किसने सोचा हो। रामचरण जी, आप तो जयपुर के हैं, जयपुर आपका है, आप जयपुर के। राज्य में सरकार भी कांग्रेस की थी, देश में भी सरकार कांग्रेस की थी, तो आप भी खूब बोलते थे कि जयपुर बहुत पिछड़ रहा है, और वास्तव में जयपुर गंदगी का ढेर बन गया था। सड़कों का जाल जो है बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो उजाड़ हो गए थे लगभग। लेकिन आपकी सरकार 1.5 साल से है यहाँ, 1 साल से ऊपर है, आप भी 1 साल हो चुके हैं, लेकिन हालात वही के वही हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जिस 2003 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बने, और उन्होंने राजस्थान को अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा किया। 8 से 13 की जो गवर्नमेंट आई पिछली, उस गवर्नमेंट ने वापस कंगाल राजस्थान कर दिया, और वापस जब से हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण किए 13 दिसंबर 2013 को, तब से वापस उसको कैसे राजस्थान को अग्रणी राज्यों में लाके खड़ा किया जाए। निवेश की दृष्टि से भी अभी आप देख रहे हैं कि चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कैलकाटा हो, बाहर जगह जगह जाकर और निवेश लाने की, चाहे जापान हो, निवेश लाने की, या निवेश आएगा तो लोगों को आत्मनिर्भरता पैदा होगी। पर जयपुर की सड़कें तो सुधारनी होंगी ना? बिल्कुल। जब कितने बहुत एक साल हो गए, 60 सालों का काम, 1.5 साल तो आपकी सरकार को हो गए। 60 साल का काम एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। पर सड़कें तो ठीक हो सकती थी। बिल्कुल, हमारे टाइम पे 2003 से 2008 में सड़कें बहुत अच्छी स्थिति में थी, और अब पुनः चाहे वो कैसी भी हो, उसमें रोडों का नेटवर्क का वापस कर रहे हैं। अब जयपुर की जनता ने तो बहुत आप पे भरोसा किया, और आपके कहने पे, आपकी पार्टी के कहने पे, मुख्यमंत्री के कहने पे और नरेंद्र मोदी के कहने पे नगर निगम में भी इतना जबरदस्त बहुमत दे दिया कि वहाँ भी हर जगह देखिए, चाहे मैं मेरे प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे वो विधानसभा चुनाव में 163 विधायक जिताकर भेजे, MP लोकसभा के चुनाव में 25 के 25 सांसद चुनाव जिताकर भेजे, और अभी नगर निगम 6 नगर निगमों के चुनाव है, नगर पालिका को चुनाव, उसमें भी 6 के 6 नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी की बनी, और 6 की 6 जयपुर की नगर निगम ने आते ही सफाई के बारे में काम किया, और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम चल रहा है। और आने वाले 1-2 महीने में आपको नजर आएगा कि जयपुर एक स्वच्छ और सुंदर शहर नजर आएगा। रामचरण जी, जब मैं छोटा था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं एक गुलाबी शहर, ऐसे शहर में रहता हूँ, परकोटे में रहता था, तो जो बहुत साफ़ सुंदर सुथरा शहर है। बड़ा हुआ तो भी जयपुर को स्वच्छता का अवार्ड मिलता रहा, लेकिन इस बार बहुत ही शर्म महसूस हुई जब राजस्थान में स्वच्छता वाले नगरों का जो अवार्ड होता है उसमें जयपुर का कहीं नाम नहीं होता है। जोधपुर, भीलवाड़ा और दूसरे शहर ले जाते हैं और जयपुर पिछड़ जाता है, तो बड़ा मन में टीस हुई। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ प्रताप जी, आने वाले टाइम में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, हम आए दिन मेयर से भी बात होती रहती है मेरी, और एक सफाई का, जब तक आम आदमी सफाई से नहीं जुड़ेगा तब तक सफाई नहीं हो सकती। एक सरकार के भरोसे हम चलेंगे मेयर और डिप्टी मेयर ही नहीं जुड़ पाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आज भी बात की है, अधिकारियों से बात की आज मैंने, और डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बात हुई है। मैंने आज ये भी कहा कि आज मैं खोल के हनुमान जी के पैदल परिक्रमा में गया था, तो वहाँ पर दुकानदार
कोई कपड़े का काम करता तो कतरन बिखेर के रखा है, कोई फ्रूट का काम करता तो उसका फ्रूट के वो तब तक जब तक आम आदमी इससे नहीं जुड़ेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 को जो घोषणा की स्वच्छ भारत की, उसके तहत हम पूरा काम कर रहे हैं। और आपको देखने को मिलेगा कि कितना टनों हजारों टन कचरा इकट्ठा करके और डाला है। पर जयपुर तो लगातार गंदा होता जा रहा है। इस अभियान के बाद यहाँ की जो सफाई व्यवस्था को लेकर जो टेंडर जारी होते हैं, उस टेंडर को भरने कोई नहीं आता है, टेंडर फेल हो जाते हैं और रूटीन की व्यवस्था तो हमारा प्रयास है 1-2 महीने में जयपुर एक अच्छा, सुंदर और स्वच्छ शहर बने, इसके लिए हम परिक्रमा कर रहे हैं और काम करेंगे। पर कैसे करेंगे रामचंद्र जी? समस्या ये है कि अभी तक नगर निगम की समितियाँ ही नहीं बन रही हैं। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हैं? सफाई समिति नहीं बनी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ 21 तारीख को हमारी नगर निगम की बैठक है और उसमें तय हो जाएगा। मैंने आप लोगों ने अब सहमति हो गई है? बड़ी ऐसे कह रहे थे कि विधायकों के बीच में, सांसद और विधायकों के बीच में समितियों को लेके बड़ा टकरार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कलेक्टिव निर्णय होते हैं। ये कांग्रेस नहीं है जिसमें एक आदमी ने कह दिया वो फरमान जारी हो गया। ये कलेक्टिव डिसीजन वाली पार्टी है और हम आदमी को, आम चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, सब बैठ के निर्णय करते हैं और उसको काम करते हैं। तो ये कलेक्टिव निर्णय ही करेंगे कि जयपुर को सफाई करने का तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस तरह के निर्णय बार बार कितना ही इस बात को दोहराए हैं। मैं महीने 2 महीने में आपको जयपुर का जिस तरह का जो सफाई का है, चाहे वो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का हो, चाहे वो गलियां गंदगी का हो। लगता नहीं कि रामचंद्र जी की, क्योंकि आप तो इस चीज़ से ऊपर उठ के, लेकिन यहाँ के विधायकों की जो गुटबाजी है, जो आपस की खींचतान है, उसने नगर निगम को एक प्रकार से डिफंक्ट कर दिया है। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं जयपुर के लोकप्रिय सांसद रामचरण बोहरा जी। बोहरा जी, बात हो रही थी कि जयपुर की गुटबाजी जो आपकी पार्टी की गुटबाजी है, उसके कारण बड़ी दिक्कत आ रही है। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है, ये केवल भ्रम बना हुआ है। गुटबाजी है, कोई गुटबाजी नहीं है। कलेक्टिव डिसीजन भारतीय जनता पार्टी में लिया जाता है। मोहनलाल जी चाहते हैं कि उनके 4 आदमी आए, कालीचंद जी चाहते हैं उनके 4 आदमी आए, राजपाल जी कहते हैं नहीं मेरे आदमी होने चाहिए, और इसके बीच में प्रणामी जी तो क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनकी भी तो कुछ चलनी चाहिए, और आप ऊपर सांसद हैं तो सांसद का भी तो कुछ ना कुछ उसमें भागीदारी होनी चाहिए। बार आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ कलेक्टिव डिसीजन होता है, वो 21 तारीख की मीटिंग में हो जाएगा। एक और कि आपकी नगर समितियों की तो ये हालत है, लेकिन शहर जो जिला भाजपा है उसकी भी हालत रामचरण जी ऐसी है कि उसकी कार्यकारिणी नहीं बन पा रही। अभी जो सदस्यता अभियान को लेकर हर कार्यकर्ता उसमें व्यस्त था। हमारी जयपुर की 7 लाख की सदस्य अभियान हुआ है। 26 तारीख से एक सप्ताह का संपर्क अभियान चलेगा। उसमें डोर टू डोर जाकर ये कहीं कोई गलत तो नहीं है, इसकी सारी जानकारी लेके और आम आदमी से, आम कार्यकर्ता से जुड़ने का काम कार्यकारिणी बनेगी। अब जब एक बार तय हो जाएगा कि ये आदमी हमारे साथ पक्का तौर पे जुड़ा है तभी तो उसको पद देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और रामचरण जी, बात ये है कि जयपुर की जनता ने आपको बहुत प्रेम दिया, इतनी बड़ी मात्रा में वोटों से जो जिताया, वो मेरे ख्याल से अभी तक का इतिहास ही नहीं था। देश में 30 नंबर पे आप थे, लेकिन जयपुर को क्या मिला 1 साल में? जयपुर को कुछ मिल पाया क्या? जयपुर में एक यहाँ पर नेशनल उसका वो ला रहे हैं हम, नेशनल फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट ला रहे हैं, और इसमें हमारे सेंट्रल में बजट में घोषणा भी की है। और मैं चाहता हूँ कि ये जयपुर में लाएं ताकि एक नया इंस्टीट्यूट यहाँ पर कायम हो, लोगों को इससे रोजगार मिले और पढ़ने लिखने का काम मिले। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी कहती हैं, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, और उसके चक्कर में बहुत सारे युवा आपके साथ जुड़े और जुड़ते गए। लेकिन रोजगार की बात, हमने स्किल डेवलपमेंट का एक नया मंत्रालय खोला है और उसके तहत
लोगों को स्किल डेवलपमेंट करके और रोजगार साथ में उन कंपनियों को बुलाकर उसमें जिसकी जो योग्यता है उस आधार पर रोजगार देंगे। पर आपके और 15 लाख की हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उससे ज़्यादा ही हम लोगों को कार्य रोजगार दें। पर रामचरण जी, लोग ये कहने लगे कि आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो बहुत चाहते हैं कि स्किल डेवलपमेंट हो, लेकिन वहाँ जो अधिकारी लगाए हैं वो ऐसा हटा के किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट पूरी तरह से किल हो रहा है और इसलिए स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। संघ, चाहे वो सरकारी तंत्र हो चाहे राजतंत्र हो, दोनों में एक अच्छा तालमेल इस बार देखने को मिला है। स्किल डेवलपमेंट का ऐसा परिणाम जो 1 साल में 1.5 साल में आ जाना चाहिए, जो 60 साल से 60 साल की खड्डे बीमारियां हैं वो एक दिन में पूरी नहीं हो सकती। आप ये देखें, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में सार्क देशों को इनवाइट किया गया, आज तक किसी सार्क देशों को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब उन्होंने शपथ ली तो सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर और उनके सामने शपथ ली, और कई देशों में प्रधानमंत्री जी जाकर दौरा भी करके करीब 18 देशों में दौरा करके आए। हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी ने करीब 23 देशों में दौरा किया है, और एक दूसरे में समन्वय स्थापित करने की। बताया सुषमा जी ने 23 देशों में दौरा किया, क्योंकि उनकी तो खबरें आती नहीं है। लोग कहते हैं कि सुषमा जी तो आजकल देश में रहती हैं और प्रधानमंत्री विदेश में रहते हैं। अगर विदेश मंत्रालय का कोई काम हुआ है तो पहली बार ये अटल जी के बाद, जब अटल जी विदेश मंत्री थे तब हुआ था, और उसके बाद सुषमा जी ने कहते हैं कि तो हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? बार बार सुनने को मिलता है कि मोदी जी सुषमा जी को विदेश में जाने ही नहीं देते, खुद ही घूमते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ, मोदी जी ने 18 यात्राएं की है, सुषमा जी ने 23 यात्राएं की है। मोदी जी ने एक बड़ी आप सभी सांसदों को कहा था कि एक आदर्श गांव चुने। आपके आदर्श गांव की क्या हालत है? मेरे आदर्श गांव, मैंने भापुरा, सांगानेर तहसील का भापुरा बगरू विधानसभा का विलेज है, उसको चुना है। और मेरे 33 ग्राम पंचायतें आती है जो सेमी अर्बन क्षेत्र हैं, उनसे जुड़ी हुई है। और उनके 33, मेरा 5 साल के कार्यकाल में मैं 33 के 33 को आदर्श पंचायतें बनाना चाहता हूँ। अभी उन्हें भापुरा में प्रोजेक्ट में काम चालू कर दिया है। उस ग्राम को हर दृष्टि से सक्षम बनाने का काम मैंने जुम्मा लिया है, और उसको मैं करूँ। क्या क्या 5 साल में क्या क्या वहाँ उपलब्धियाँ हो जाएंगी? कोई बेरोजगार नहीं रहे, आपस में सामंजस्यता हो, टेक्निक पद्धति की खेती हो, सबको रोजगार मिले, नशा मुक्त नशा मुक्त गांव हो। ये सारी योजनाएं, हर चीज़ की जो उपलब्ध शहर में भाग के का आता आदमी, वो गांव में उसको सारी सुविधाएं मिले, ऐसा मेरी प्रकृति। तो यहाँ वहाँ शुरू हो चुका है क्या? क्या किस पे काम शुरू हो चुका है? काम चालू हो गया है। मैं वहाँ ग्राम सचिवालय बना रहा हूँ, और उसके लिए मैंने ज़मीन गांव वालों से डोनेट कराकर, और उसमें करीब 4000 गज ज़मीन में ग्राम सचिवालय बना रहा हूँ। और जहाँ पानी के स्रोत हैं, उनको पानी के स्रोतों को वापस डेवलप करके उनमें बारिश का पानी आए और उसमें पानी इकट्ठा हो, वापस वाटर टेबल ऊपर आए, सबको ऑर्गेनिक खेती से उसको जोड़ा जाए। इस तरह का पूरी योजना। इसके लिए कोई समिति बनाई है? क्या किया है आपने? किस तरह से आप कर रहे हैं? पार्टी के माध्यम से हमने 11 लोगों की वहाँ पर लोकल समिति बना दी है, और करीब मेरे 10 विजिट वहाँ पर हो चुकी है। तो आपका जो MP लेड का जो पैसा होता है, जो कोष है, उसका कितना % वहाँ देना जरूरी हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर JDA से मैंने करीब 60 करोड़ का प्लान बनाकर JDA को दिया है, और उसमें करीब वो पाइपलाइन में और मंजूर हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। अपने ओलावृष्टि हुई इतने, और राज्य सरकार ने भी एक आंकलन किया कि पहली बार 50% खराबा होता था तो पैसा मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की, और नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को लेकर, और 33% पे ही उसमें, अगर किसी के 33% भी खराबा है तो उसको उसमें खराबे में जोड़ लिया गया, और जो 1 रुपया मिलता था उसकी जगह 1.5 रुपया उस किसान को मिलेगा। पर रामचरण जी, बात तो आपने पैसे तो बढ़ा दिए, लेकिन एक बार इस आंकलन से जो आया कि 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, केंद्र सरकार से 11,500 करोड़ रुपए आने, मुख्यमंत्री जी और जो राहत मंत्री गुलाब जी, वो घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रियों के पैसे नहीं आ रहे हैं। अभी तक 20,000 करोड़ में से केवल 742 करोड़ रुपए ही बटे हैं, बाकी इतने सारे पैसे बिल्कुल सब किसानों को मिल गया पैसा, केवल 742 करोड़। अभी भी 20,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, उसके एवज में 742 करोड़ रुपए जो राज्य सरकार ने लिख के दिया है वो पैसा केंद्र सरकार से रिलीज हो गया है, और वो बढ़ जाएगा। आया ही नहीं अभी तक तो? नहीं, आ गया मुख्यमंत्री जी? नहीं, आ गया। और कब आया ये? आगे मेरे को पूरा एग्जैक्ट ध्यान में नहीं है, पर आ गया पैसा। आपको लगता है कि किसानों को पूरी सहायता इससे मिल जाएगी? हाँ।
और राज्य सरकार कब तक किसानों को पूरी सहायता दे देगी? भाई पहले 33% खराबे पे पैसा नहीं मिलता था। अब नरेंद्र मोदी जी ने पहल करके 33% पे 50% से 33% पे लाए। पहले 1 रुपया मिलता था, अब 1.5 रुपया किया, तो किसानों को राहत तो मिली है। और किसान के प्रति संवेदनशील हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जयपुर जिस तरह से सुरसा के नाल की तरह बढ़ता गया और फैलता गया और अवैध तरीके से भी वैध तरीके से भी कोई अनकंट्रोल तरीके से बढ़ता गया, लेकिन पानी की इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि जयपुर के पास की आस पड़ोस की जो कॉलोनियाँ हैं वहाँ प्यास के कारण लोग बड़ी तड़फ रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। बिशलपुर से पानी मिल रहा है, वो अंडरग्राउंड वाटर लेवल से पानी हम दे रहे हैं, वो टैंकरों से गर्मी के तहत टैंकरों से पानी दे रहे हैं, कहीं ऐसी कोई शिकायत मिल नहीं रही है। मेरे इस कार्यकाल में मैं रामगढ़ को भर के रहूँगा। ये आपने अपना एक थाना हुआ है, रामगढ़ और कालगबान दोनों बोथ किसानों के हित में और जयपुर की चारदीवारी को पानी पीने के हित में, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा के हित में। हमारे महेश जी शर्मा जो पर्यटन मंत्री हैं, उनसे भी मेरी कई बार चर्चा हो चुकी है और पर्यटन की दृष्टि से जयपुर को और कैसे सुंदर बनाया जाए, क्या किया जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, हम सब इसमें लगे हुए हैं। नहीं लगता है कि जयपुर की समस्याएं जो बढ़ने का कारण है कि जिस तरह से अनकंट्रोल तरीके से बढ़ता जा रहा है और साधन क्योंकि सीमित हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आदर्श सांसद ग्राम योजना धरातल तक पहुंचे जी। और एक एमपी कम से कम अपने टेन्योर में 3 गांव आदर्श गांव बनाए। उसके तहत जो पलायन है, वो गांव का पलायन उसको रोका जा सके। कहाँ रामचंद्र जी लैंड बिल आ रहा है, वो तो किसानों को उजाड़ रहा है, उजाड़ देगा। वो तो कहेगा कि तुम हटो यहाँ से, हम ला रहे हैं। लैंड बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है किसानों को उजाड़ देगा। किसानों को उससे समृद्धि होगी। उसको एक ऐसा प्रोपोगंडा करके रखा है, जब तक आप लैंड बिल को पूरा तरह से पढ़ेंगे तो आपको खुद को महसूस हो जाएगा कि लैंड बिल किसानों के हित में। और जब लैंड बिल पास हो जाएगा, कांग्रेस ने भी उसको इंटरनल स्वीकार कर लिया है और इसमें एक जॉइंट कमेटी बना दी है। इसी सेशन में जॉइंट कमेटी बनी है, उसमें उसको सारी चर्चा होकर उसमें कुछ खामियां उसको, और हमारे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि कोई इसमें खामी है तो उसको हम ठीक करेंगे और उसको लाएंगे। ये किसानों के लिए एक माइलस्टोन होगा। पर एक बड़ा जो 2013 के जो कि यूपीए गवर्नमेंट लाई थी लैंड बिल, उसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कि भूमि अधिग्रहण के कारण पड़ने वाले प्रभावों के एक असेसमेंट की जो एक व्यवस्था थी, उसको ख़त्म करके क्या लगता नहीं है कि वहाँ के गाँव के लोगों की, ग्रामीणों की और जो भूमि के जो मालिक थे उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी के ही चीफ मिनिस्टर, सारे चीफ सेक्रेटरीज सब ने कहा कि इसमें एक बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। तब तक अगर हमारे को डेवलपमेंट करना है तो इस बिल में अमेंडमेंट करना होगा, तो इस अमेंडमेंट के तहत ये बिल लाया गया। पर रामचरण जी, किसानों की ज़मीन ही क्यों चाहिए डेवलपमेंट के लिए? ये बड़े बड़े सेठों की, बड़े बड़े रियल एस्टेट वालों की, बड़े उनकी कभी ज़मीन अधिग्रहण होती हुई देखी नहीं है। कांग्रेस कॉर्पोरेट जगत का साथ देने के लिए लैंड बिल ला रही है, इसको प्रचारित करिए, जबकि 1% 1 पाई जमीन भी कॉर्पोरेट घरानों को नहीं दी जाएगी। ये सब किसानों के हित में सरकार इंडस्ट्रियां लगाकर उन लोगों को रोजगार देगी और जिससे भी जमीन ली जा रही है उसका एक व्यक्ति को सरकारी सर्विस में उसको इन्वॉल्व किया जाएगा। ये लैंड बिल किसानों को हित में है और पूरी तरह से पारदर्शी है। और ये लेकिन एक और जो क्लॉज हटा दिया जा रहा है वो ये है कि लैंड को देने के बाद अगर वहाँ 5 साल के अंदर फैक्ट्री नहीं लगती है तो भी उसको वापस लेने की कोई योजना नहीं है। नहीं, अगर कोई यूनिट नहीं लगती है, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगती है, तो किसान को लौटा दी जाएगी ज़मीन। बिल्कुल, उस लैंड बिल में इसी को ख़त्म कर दिया जा रहा है। और अपन सब जानते हैं कि क्या हाल हुआ विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र का, क्या हाल हुआ जोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र का। उद्योगों के लिए किसानों से ज़मीन एक्वायर की गई, वहाँ इंडस्ट्री के नाम पे अलॉटमेंट हुए और वहाँ मकान बन गए। लोगों ने अपने दूसरे धंधे कर लिए, लोगों को रोजगार नहीं मिला और वहाँ बस्तियाँ बस गईं। ये पहली बार ऐसा बिल आ रहा है इस पे जिसके लिए जो ज़मीन ली जाएगी वो काम वही होगा, उसके अलावा कहीं दूसरा काम नहीं होगा। आपको लगता है कि मोदी सरकार सही दिशा में? बिल्कुल 101% मोदी सरकार ने इस 1 साल में जिस तरह से जो काम किया है, 220 हमारी कोयले की खदानें का आवंटन रद्द करके यूपी गवर्नमेंट का, और 20 खदानें 2 करोड़ 30 लाख रुपया हमने कॉर्पोरेट जगत से लिए। ऐसे ही स्पेक्ट्रम से 1 करोड़ 100
9,000 हमने इसे लिए, तो 3 ये हम हुआ है। पर ब्लैक मनी के भी वापस आने का आपने वादा किया था, अभी तक ब्लैक मनी क्या वो दर्शन भी नहीं पहली हुए कि black money- कैबिनेट मीटिंग में एसआईटी बनाई और उसके तहत सारा काम हुआ, और अभी वो तो मामले को डंप करने का एक तरीका है। अभी राज्यसभा से और लोकसभा से दोनों से पास हुए के और राष्ट्रपति जी के पास वो हो तो गई। आगे के लिए, वो तो आगे के लिए, लेकिन जो पहले का ब्लैक मनी है वो कब आएगा? उसके लिए एसआईटी बनाई है और ये काम चालू है। रामचंद्र जी, अपन सब जानते पहली हैं कैबिनेट बैठक है, पहली कैबिनेट बैठक। एसआईटी तो इसलिए बनाई जाती है कि मामले को डंप कर दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी आपका ये सोच हो सकता है, मेरा सोच नहीं है। एसआईटी बनने के बाद में काम चालू हुआ है और UPA भी यही करती थी। जल्दी ही ब्लैक मनी, जितनी भी ब्लैक मनी बाहर है वो लाई जाएगी, और जो अभी ब्लैक अधिनियम बना है उसके तहत भी कोई हमारा भारतीय मुद्रा बाहर नहीं जाएगी। अच्छा, ये तो केंद्र सरकार की बात हो गई। जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो एक ब्लैक पेपर जारी हुआ था, ब्लैक मनी से याद आया कि ब्लैक पेपर जारी हुआ था, उसमें कहा था कि गहलोत सरकार ने बहुत सारे घोटाले किए, सब जानते हैं घोटाले हुए थे, लेकिन 1.5 साल हो गए आपकी राज्य सरकार को। केंद्र सरकार में देखिए जिस तरह के जो घोटाले हुए हैं उनको हमने सबको उजागर किया यहाँ है, का उजागर किया है। ये इसकी जानकारी मेरे को पूरी नहीं ये है। ब्लैक पेपर तो क्योंकि आप उस समय महामंत्री भी थे, पार्टी के बड़े प्रमुख कार्यकर्ता हैं आप, और क्योंकि ब्लैक पेपर ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुआ। जो हमारा ब्लैक पेपर की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में सारा कार्रवाई चल रही है। रामचंद्र जी, अच्छे दिन आप बार बार उसको लेके आए, अच्छे दिन वाली बात। मैं कह रहा हूँ कि हमारी 365 दिन की सरकार ने हर दृष्टि से अच्छे दिन लाने की कोशिश की, अच्छे दिन लाए हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको डे बाय डे और अच्छा नजर आने लगेगा। यानी कि आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, और आने वाला टाइम एक स्वर्णिम टाइम आएगा। हम तो सोच रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जयपुर के लोकप्रिय सांसद बता रहे हैं कि अच्छे दिन तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये एहसास हम सब लोगों को भी होना चाहिए, और रामचंद्र जी ने भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में ये एहसास भी हो जाएगा। नमस्कार, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।